1857 का साल। ये साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण निशान छोड़ गया। इस साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से और आज़ादी की चाहत से भड़का था और इसकी शुरुआत मेरठ से हुई, एक ऐसा शहर जो अंदर ही अंदर असंतोष से उबल रहा था। एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिनमें जानवरों की चर्बी लगी थी, इस विद्रोह का कारण बने। ये कारतूस हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे और गुस्से और विद्रोह की आग भड़का दी। सिपाही खुद को धोखा मिलने और अपमानित महसूस कर रहे थे। अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ उठ खड़े हुए। मेरठ इस शुरुआती विद्रोह का केंद्र बन गया। सिपाही अपने बैरकों से बाहर निकल आए और उनकी बगावत की आवाजें गलियों में गूंज उठी। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया। उनके ये काम उनके गुस्से और बेबसी का सबूत थे। मेरठ से भड़की ये बगावत एक जंग की आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गई और आज़ादी की एक लंबी और खूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। मई 1857 में मेरठ की घटनाओं ने एक चेतावनी का काम किया और पूरे देश को ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने की संभावना से रूबरू कराया। सिपाहियों की बगावत ने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रेरित किया और आज़ादी की एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो आने वाले कई सालों तक चली। 1857 का विद्रोह कोई केंद्रीय रूप से संगठित आंदोलन नहीं था। यह एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह था जो साझी शिकायतों और स्वतंत्रता की लालसा से प्रेरित था। हालांकि इस अराजकता से कई करिश्माई नेता उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हुए उभरे, जिनमें से प्रत्येक ने अपने अनुयायियों को प्रेरित और एकजुट किया। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, साहस और प्रति रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गई। अपनी बहादुरी और रणनीतिक कौशल के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने अद्वितीय वीरता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता की लड़ाई में एक किंवदंती बन गई। वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता घोषित किया गया था। अपनी अनिच्छा के बावजूद वह विद्रोहियों के लिए एक कर्णधार बन गए। मुगल शासन की विरासत और एक स्वतंत्र भारत की इच्छा को मूर्त रूप देते हुए सिपाही रैंक से मंगल पांडे जैसे व्यक्ति उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हुए उभरे, जिन्होंने एनफील्ड कार्ट्रिजेसों के प्रति अपने विरोध के साथ विद्रोह की चिंगारी जलाई, और तात्या टोपे, एक कुशल सैन्य रणनीतिकार जिन्होंने कई लड़ाइयों में विद्रोही ताकतों का नेतृत्व किया। नाना साहिब, मराठा पेशवा के दत्तक उत्तराधिकारी, और कुंवर सिंह, एक राजपूत सरदार जो अपनी पैतृक भूमि के लिए लड़ रहे थे, जैसे नेताओं ने विद्रोह में अपनी ताकत और प्रभाव डाला। ये नेता प्रत्येक की अपनी प्रेरणाएं और पृष्ठभूमि के साथ एक समान लक्ष्य के तहत एकजुट हुए। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करना। उनके साहस और बलिदान ने भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारतीय राष्ट्रवाद के पैंथियन में अपना स्थान पक्का किया। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू होकर पूरे उत्तरी और मध्य भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। कई शहर प्रतिरोध के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे, जहां भयंकर युद्ध हुए और असाधारण साहस के काम देखने को मिले। दिल्ली, जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी, इस विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गई। विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करना एक प्रतीकात्मक जीत थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक आक्रोश को प्रदर्शित करती है। कानपुर में नाना साहिब के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ एक भयंकर संघर्ष हुआ। शहर प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, जहां दोनों पक्षों के बीच क्रूर युद्ध हुए, जिन्होंने विद्रोह की दिशा पर एक स्थायी प्रभाव डाला। अवध की राजधानी लखनऊ में एक लंबी घेराबंदी देखने को मिली। अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में शहर ने लखनऊ को फिर से हासिल करने के ब्रिटिश प्रयासों का जमकर विरोध किया, जिससे भारतीय आबादी के बीच विद्रोह को व्यापक समर्थन मिलता नजर आया। रानी लक्ष्मीबाई के साहसी नेतृत्व में झांसी प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। अंग्रेजों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए रानी के बहादुर प्रयासों ने उन्हें एक महान दर्जा दिलाया, जो 1857 के विद्रोह की भावना का प्रतीक है। विद्रोह के ये केंद्र, जो भारत के नक्शे पर फैले हुए थे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए भारतीय लोगों की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते थे। ये उन अनगिनत भारतीयों के साहस और बलिदान का एक प्रमाण है, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती दी। भाग 4, विद्रोह की फुसफुसाहट। बिठूर में विद्रोह की योजना। हालांकि 1857 का विद्रोह काफी हद तक स्वतः स्फूर्त था।
जो तात्कालिक शिकायतों से प्रेरित था, लेकिन सतह के नीचे असंतोष और विद्रोह की योजनाओं की फुसफुसाहट चल रही थी। विद्रोह पूर्व योजना का ऐसा ही एक केंद्र था बिठूर, नाना साहिब का दत्तक घर। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नाराजगी पाली। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से उनकी सही विरासत से वंचित कर दिया गया है, और उन्होंने भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष को अपनी खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा। कानपुर के पास स्थित बिठूर असंतुष्ट सिपाहियों, स्थानीय सरदारों और उन लोगों के लिए एक केंद्र बन गया जो ब्रिटिश शासन का अंत चाहते थे। गुप्त बैठकें आयोजित की गईं, योजनाओं पर चर्चा की गई और प्रतिरोध के नेटवर्क स्थापित किए गए। इन गुप्त गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अगीमुल्ला खान, नाना साहिब के विश्वसनीय एडवाइजर। खान एक चतुर रणनीतिकार और राजनयिक गठबंधन बनाने और विद्रोह के लिए समर्थन जुटाने के महत्व को समझते थे। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, विभिन्न शासकों और प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात की, असंतोष के बीज बोए और उनसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। बिठूर में हुई योजना और अजीमुल्ला खान द्वारा बनाए गए गठबंधनों के नेटवर्क ने 1857 के विद्रोह की शुरुआती सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि विद्रोह अंततः अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, बिठूर में हुई योजना उस समय भारत में मौजूद प्रचंड असंतोष और स्वतंत्रता की इच्छा को उजागर करती है। भाग 5, साम्राज्य का पलटवार, ब्रिटिश प्रतिक्रिया और सुधार। 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। विद्रोह के पैमाने और तीव्रता ने अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे उन्हें अपनी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की वास्तविकताओं और उनके द्वारा बोए गए गहरे आक्रोश का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। उन्होंने भारी सैन्य बल तैनात किया, क्रूर दक्षता के साथ विद्रोह को कुचल दिया। शहरों पर फिर से कब्जा कर लिया गया, विद्रोहों को दबा दिया गया और इस प्रक्रिया में अनगिनत भारतीय विद्रोही और नागरिक दोनों मारे गए। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को भारत में अपनी नीतियों और प्रशासन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे अक्षम और वास्तविकता से दूर माना जाता था, को भंग कर दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश राज के युग की शुरुआत की। विद्रोह ने शासन की ब्रिटिश प्रणाली में खामियों को उजागर कर दिया, जिससे बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने और भविष्य के विद्रोहों को रोकने के उद्देश्य से कई सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों में सेना का पुनर्गठन, भारतीय अभिजात वर्ग को खुश करने के लिए नई नीतियों की शुरुआत और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना शामिल था। 1857 का विद्रोह, हालांकि क्रूरता से कुचल दिया गया, भारत में ब्रिटिश शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे उपमहाद्वीप के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए। भाग 6, शासन का एक नया युग, ब्रिटिश राज की शुरुआत। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश शासन में एक नए युग की शुरुआत हुई, ब्रिटिश राज। ईस्ट इंडिया कंपनी के विघटन के साथ महारानी विक्टोरिया ने भारत का सीधा नियंत्रण संभाल लिया। भारत की साम्राज्य बन गई। भविष्य के विद्रोहों को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित ब्रिटिश क्राउन ने भारत के प्रशासन में व्यापक बदलाव लागू किए। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल, निकाय, जिन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत पर शासन किया था, को समाप्त कर दिया गया था। उनके स्थान पर एक नई प्रशासनिक संरचना स्थापित की गई थी। भारतीय मामलों की देखरेख के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य, भारत के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। राज्य सचिव को भारतीय मामलों के विशेषज्ञों से बनी 15 सदस्यीय भारत परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। 1857 के विद्रोह की राख से पैदा हुआ ब्रिटिश राज भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के युग में प्रवेश कर गया। इस नए युग की विशेषता थी बढ़ता केंद्रीकरण, कानून और व्यवस्था पर ध्यान और भारतीय समाज में अधिक दृढ़ ब्रिटिश उपस्थिति। ब्रिटिश राज अपनी नई प्रशासनिक संरचना और नीतियों के साथ भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना और उनके शासन की स्थिरता सुनिश्चित करना चाहता था। 1857 के विद्रोह की विरासत इस नए युग पर भारी पड़ी, जिसने आने वाले दशकों तक ब्रिटिश नीतियों और उपनिवेशक और उपनिवेशित लोगों के बीच संबंधों को आकार दिया।